ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से चलने लगी थी। विवेक ने आकांक्षा के पैर छूते हुए कहा, भाभी, आप पहली बार घर छोड़कर जा रही हो। अपना और दोनों बच्चों का ध्यान रखिएगा। ठीक है देवर जी, आकांक्षा ने अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहा। ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ी चली जा रही थी, पर आकांक्षा का मन तो उससे भी तेज रफ्तार से अतीत की गलियों में खोने लगा था। 18 साल बाद आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। पता नहीं माँ कैसी होगी। दोनों छोटी बहनें और तीनों छोटे भाई तो शायद मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। इन 18 सालों में क्या कुछ नहीं सहा मैंने। सब कुछ एक सपने की तरह ही तो बीत गया। आकांक्षा ने एक लंबी सांस लेकर सीट के एक कोने में अपना सिर टिका दिया। बंद आंखों से अतीत की यादों में चली गई। 12वीं पास करते ही पापा ने धूमधाम से आकांक्षा की शादी संजीव के साथ कर दिया था। संजीव के मामा आकांक्षा के पापा के दोस्त थे। उन्होंने ही इस शादी में डायरेक्टर की भूमिका निभाई थी। मामा संजीव की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। बड़ा ही होनहार है मेरा संजीव। आकांक्षा के पापा ये सुनकर फूले नहीं समाते थे। शादी के दूसरे दिन आकांक्षा विदा होकर ससुराल आ गई। ढेर सारी रस्में रिवाजों के बाद आकांक्षा को एक सजे सजाए कमरे में बिठा दिया गया। संजीव ने उसका घूंघट उठाते हुए कहा, आकांक्षा, आशा करता हूँ सुंदरता के साथ साथ अपने अच्छे व्यवहार से तुम घर के सभी सदस्यों का दिल जीत लोगी। प्रेम मनुहार और समर्पण में कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह मीठी नींद में सोई आकांक्षा का सुंदर मुखड़ा देखकर संजीव बहुत खुश हुआ। सच कितनी सुंदर जीवन साथी मिली है मुझे। सहसा संजीव की सोच को एक झटका लगा। आकांक्षा के एक हाथ के बाजू पर एक बड़ा सा सफेद धब्बा था। संजीव ने ध्यान से देखा तो वो आश्चर्य में रह गया। उसने झकझोर कर आकांक्षा को उठा दिया और पूछा, आकांक्षा, ये दाग कब से है तुम्हें? जी वो आकांक्षा सहम गई। बताओ कब से है ये दाग तुम्हें? संजीव लगभग चीख सा पड़ा। जब मैं 10 साल की थी तब से है। गर्दन और पीठ पर भी छोटा सा दाग है। बहुत इलाज करवाया पर ओ माय गॉड, इतना बड़ा धोखा। संजीव अवाक था। आपके मामा जी तो सब जानते थे। उन्होंने मेरे पापा से कहा था कि सब कुछ जानकर भी आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं। आकांक्षा रो पड़ी। मामा ने ऐसा कहा था। तुम में ऐसे कौन से खूबी के पर जड़े हैं जो इतना होने पर भी मैं तुम्ही से शादी करता? तुम्हारे पापा ने मुझसे बात क्यों नहीं की? मुझसे क्यों छिपाया? संजीव का गुस्से से बुरा हाल था। थोड़ी ही देर में पूरे घर में ये बात फैल गई। जो बहू कल रात तक सुंदरता की मूरत लग रही थी, वही सुबह सबको नकारी लगने लगी। सब उसे ऐसे देखने लगे मानो वो औरत नहीं कोई अजूबा हो। इसे इसके मायके ही भेज दो, वहीं रखें। वो धोखेबाज अपनी बेटी को अपने ही पास रखें। सासू माँ ने गुस्से से कहा, दूसरों को क्यों दोष देती हो? अपने ही भाई को क्यों कुछ नहीं कहती? संजीव के पापा ने झल्लाकर पत्नी से कहा। संजीव की माँ ने तुरंत अपने भाई को फोन करके पूछा। उन्होंने बड़ी ही बेशर्मी से कहा, जीजा जी ने मेरा डेंटल रुकवाया था ना। सबके सामने बुरी तरह से जलील भी किया था मुझे। मेरे गाल पर जो थप्पड़ मारा था
ये उसी का जवाब है बहना। क्या? संजीव की माँ आश्चर्य में रह गई। उनकी बात सुनकर घर में सन्नाटा सा छा गया। संजीव, कल ही इसे मायके छोड़ आ। हमें आकांक्षा बहू नहीं चाहिए। नहीं माँ, ये वहाँ नहीं जाएगी। किसी दूसरे की गलती की सजा ये क्यों भोगे? और मैं किसी निरपराध को सजा देने के पक्ष में नहीं हूँ। ये अब मेरी पत्नी है। इसे इसी घर में रहना होगा। यहाँ इसे पूरा सम्मान मिलेगा। हाँ, इसे सजा भी मिलेगी। इसके पापा और मेरे मामा को भी। मैं उन जैसे गंदे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। इसके पापा की यही सजा है कि वो जीते जी अपनी बेटी का चेहरा कभी नहीं देख पाएंगे। ना ये वहाँ कभी जाएगी और ना ही इसके मायके का कोई सदस्य यहाँ मेरे जीते जी पैर रख पाएगा। संजीव गुस्से में आकर बोलता चला गया। आकांक्षा संजीव का चेहरा देखती रही। इतनी बड़ी सजा, पर ये सजा तो मुझ पर भी लागू होती है। मैं अपने पति के जीते जी अपने मायके के किसी भी व्यक्ति से मिल नहीं सकती। उसका सिर घूमने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ दिन बहुत असमंजस और लाचारी में बीते। फिर धीरे धीरे आकांक्षा खुद को घर के अनुसार ढालने लगी। समय बहुत बड़ा मरहम होता है, जो बड़े से बड़े घाव को भी भर देता है। आकांक्षा ने अपनी सेवा और सुशील स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। संजीव ने भी आकांक्षा को कई अच्छे बड़े डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया, इसका ठीक होना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, इसे बढ़ने से रोका जा सकता है। संजीव और आकांक्षा ने खुद को ऊपर वाले के सहारे छोड़ दिया। आकांक्षा की दवा चलने लगी। आकांक्षा को घर में सारे सुख उपलब्ध थे। मनचाहा खाना, मनचाहा पहनना, घूमना फिरना। पर यही तो जिंदगी नहीं होती। जब तक पति पत्नी में प्यार, एकता ना हो, तब तक सारे सुख व्यर्थ ही तो होते हैं। संजीव की उदासी वाला भाव आकांक्षा के सारे सुखों को जैसे दूर कर देता था और वहाँ बच जाता था केवल दिल के अंदर की पीड़ा। शादी के दूसरे दिन से ही संजीव ने न जाने कैसी चुप्पी साध ली कि लोग उसकी हंसी को भी देखने को तरसने लगे। खुद को काम में इतना बेहद व्यस्त कर लिया था संजीव ने। आकांक्षा पति की अपेक्षा का विष पीने को मजबूर हो गई। रात के अकेलेपन में पति के प्यार की कोई अभिलाषा नहीं थी। उसके मन के दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। संजीव उससे प्रेम भी अपना कर्तव्य समझकर करता था। यही बात आकांक्षा को अंदर ही अंदर छलनी कर जाती थी। समय बीतता रहा। जब आकांक्षा को पहली बेटी हुई तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। आकांक्षा के पापा ने सोचा, शायद अब तक दामाद जी का गुस्सा ठंडा हो गया होगा, इसीलिए बच्ची और आकांक्षा के लिए ढेर सारा सामान अपने बड़े बेटे के हाथों भिजवा दिया। पर संजीव ने अपने साले को दरवाजे से ही वापस लौटा दिया। आकांक्षा भाई की एक झलक मात्र ही देख पाई। बिलख बिलख कर खूब रोई, पर संजीव के दिल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टे आकांक्षा को ही बुरी तरह डांटते हुए कहा, मैंने एक बार जो कह दिया बस कह दिया। अगर मेरे साथ रहना है तो अपने मायके वालों को भूलना होगा। इस घटना के कुछ दिनों बाद आकांक्षा को अपने पापा का खत मिला। ऐसा लगा मानो कोई उसके दिल को अपनी तरफ खींच रहा हो। पापा ने लिखा था, हमारी परवाह मत करना बेटी, तुम ठीक से हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। पर कभी कभी बचपन की वो नन्ही सी आकांक्षा
याद आ जाती है, जो अपने पापा के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। खैर, हमेशा खुश रहना, यही दुआ करता हूँ कि हम सबको भूलने में ईश्वर तुम्हारी मदद करे। समय बीतता जा रहा था, पर संजीव के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। प्रेम, समर्पण, सेवा और धैर्य से उसने पति का दिल जीत लिया था। पर उस समय उसकी सारी जीत हार में बदल जाती जब संजीव मायके जाने के नाम पर उसे बुरी तरह फटकार देता। आकांक्षा का अंतर्मन रो उठता। संजीव की माँ बेटे को समझाती, जो हुआ सो हुआ, इतनी अच्छी बहू तो हमें चिराग लेकर ढूंढने से भी न मिलती। माँ पापा का मुंह देखने को कितना तड़पती है बेचारी। जाने दे इसे, इसके मायके सब भूल जा। ठीक है माँ, जाए, पर उसके बाद मुझे अपने लिए मरा हुआ ही समझे। संजीव अपना दो टूक फैसला सुना देता। इसी बीच आकांक्षा को एक बेटा भी हुआ, पर पुत्र मोह भी संजीव को अपने फैसले से हिला नहीं पाया। आकांक्षा ने भी अब कहना ही छोड़ दिया था। उसे लगा संजीव का दिल पत्थर का हो गया है, जिससे टकराकर उसके मन की इच्छाएं हमेशा चकनाचूर ही होती रहेंगी। फिर एक दिन आकांक्षा को अपने पापा की मृत्यु की खबर मिली। पापा का चेहरा अंतिम समय में भी न देख पाने का दुख उसे अंदर ही अंदर जैसे खाए जा रहा था। इस बार संजीव का दिल भी पिघल गया। उसने सोचा, आकांक्षा वहां जाने को कहेगी तो वो उसे जाने देगा। खुद उसे जाने के लिए कहने से उसके अहंकार को ठेस लगती थी, पर आकांक्षा ने एक बार भी नहीं कहा। केवल भीगी आंखों से एक बार संजीव की ओर देखा। पता नहीं क्यों पहली बार संजीव जैसे कठोर व्यक्ति का मन भी कांप उठा। वो पत्नी से नजरें नहीं मिला पाया। पहली बार आकांक्षा के हृदय में पति के लिए घृणा के अंकुर फूटे। पर औरत की यही तो विडंबना है कि उसे अपनी घृणा को भी सहनशीलता के आंचल तले ढक कर रखना पड़ता है। वो कई दिनों तक बेचैन रही। हर घड़ी पापा का चेहरा ही आंखों के सामने आ जाता। बचपन में उसे स्कूल पहुंचाते पापा, टॉफी की दुकान पर ठिठकती बेटी की आंखों में लालच देखकर खिलखिलाकर हंसते। उसे प्यार करते पापा, कन्यादान करते हुए बिलखते पापा, और विदाई के समय माथे पर स्नेह स्पर्श, घर रूधे गालों से आशीर्वाद देते पापा। उफ, काश एक बार उन्हें देख पाती। उसका मन ये सब सोचकर आंखें गीली हो जाती। धीरे धीरे 16 साल बीत गए। कभी कभी आकांक्षा सोचती थी कि राम जी का वनवास भी 14 वर्षों में पूरा हो गया था। पता नहीं मेरा मिलन कब अपने माँ भाई बहनों से होगा। आकांक्षा की बेटी रोली 15 साल की हो गई थी और बेटा मुकुल 12 साल का हो गया था। आकांक्षा बेटी को देखकर सोचती, अगर किसी कारणवश उसकी ससुराल वाले भी इसे यहाँ आने न दें तो उसकी भीगी आंखों में एक साथ दो तस्वीरें तैर उठती, एक अपनी और एक अपनी माँ की। उसका रोम रोम कांप उठता। वो अचानक सामने खड़ी रोली को कलेजे से लगा लेती। रोली की आंखों में आश्चर्य उभर उठता। क्या हुआ माँ? कुछ भी तो नहीं। आकांक्षा सहज होने की नाकाम कोशिश करती। कुछ दिनों से संजीव की तबीयत खराब रहने लगी थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए और रिपोर्ट आने पर आकांक्षा के सर पर पहाड़ टूट पड़ा।
संजीव का लीवर खराब हो गया था। डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया, लीवर ट्रांसफ़र ही जिंदगी बचाने का एकमात्र उपाय है। लेकिन संजीव हमेशा की तरह ही अड़ गया। मैं किसी भी हालत में लीवर ट्रांसफ़र नहीं करवाऊंगा। घर के सब लोगों ने समझाने की बहुत कोशिश की पर नाकाम रहे। एक दिन संजीव ने भावुक होकर आकांक्षा से कहा, मैंने अपने जीवन में एक ही पाप किया है, शायद उसी पाप की सज़ा मिली है मुझे। पाप? हाँ, मैंने तुम्हारा मायका छुड़वा दिया ना। छोड़िए ना पुरानी बातों को। तुम अगर चाहो तो बच्चों को लेकर माँ से मिल आओ। संजीव ने सचुकाते हुए कहा। आकांक्षा चौंक गई। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। आकांक्षा की आंखें छलक उठीं। संजीव शर्मिंदा सा बैठा रहा। उसने फिर आगे कुछ नहीं कहा। बहुत कष्ट भोगने के बाद एक सुबह उसके शरीर को त्याग कर उसकी आत्मा अनंत में विलीन हो गई। संजीव का क्रियाक्रम और 13वीं के बाद आकांक्षा के भाई ने उसे अपने साथ ले जाना चाहा। उसकी सास उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली, जा, चली जा बहू। रोकने वाला, अपनी कसम देने वाला अब इस दुनिया से चला गया। दीदी स्टेशन आ गया। सहसा आकांक्षा को भाई ने हिला दिया। वो जैसे नींद से जागी तो प्लेटफॉर्म पर घर के सारे सदस्य खड़े थे। वो बेहताशा दौड़ती हुई माँ से लिपट गई। माँ, बेटी के करुण रुदन से सबकी आंखें नम हो गईं। बेटा, तुझे एक दिन विधवा के रूप में देखूंगी, ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। माँ की आत्मा कराह उठी। यही सच है माँ, हम दोनों ने सजा भोगी है। तुम्हारी सजा ये है कि तुमने मुझे विधवा के रूप में देखा और मेरी सजा ये थी कि मैं सुहागिन के रूप में तुम्हारे सामने आ नहीं सकती थी। आकांक्षा रो पड़ी। माँ भी रो पड़ी। मेरी बच्ची, न जाने किस पाप की सजा पाई है तूने। सजा तो आज सारी खत्म हो गई माँ। आज मैं सजा मुक्त हो गई। सजा मुक्त। आकांक्षा का रुदन सारी सीमाएं तोड़ गया। आज तो वो जी भर कर रोई थी। क्यों रोई थी उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। अपनों से मिलने की खुशी में या पति के जाने के दुख में, पर वो आज दिल खोल कर रोई थी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये दर्द भरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वॉइस।